चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन करते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे और उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या डिस्कशन होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शंस की बात आती है तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली बात आती है कि उसकी एसिडिटी, क्योंकि यही एक ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जिनका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक एसिड जिसे हम कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनकी एसिडिटी बड़ी कायदे की होती है, मतलब बड़ी अच्छी होती है एसिडिटी, बहुत ही आराम से। देखिए जैसे अगर ये मेटल्स के साथ या एल्कलीज के साथ रिएक्ट करें तो आपका सॉल्ट बनाएंगे, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, इस टाइप की चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए जैसे ये सपोज करिए आपका HCOH है, तो एक सॉल्ट बनाया। अगर यहाँ पर आप एल्कली ले लो तब भी ये सॉल्ट बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे कोई भी एल्कली ले लो, चाहे NaOH ले लो, चाहे NaHCO3 ले लो, तब भी यही बनाएंगे, क्योंकि इनका काम क्या होगा, इनका ये जो सॉल्ट होगा ना, ये इसका ये जो होगा ये वो आराम से इस चीज़ को ले लेता है बेटा। इस तरीके से सारी ये पूरी की पूरी रिएक्शंस होती चली जाती हैं। ये जो रिएक्शन है एसिडिटी वाली, ये रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रिएक्शंस होती हैं वो देखिए ऐसे ऐसे हो सकती हैं, या तो वो ये ऐसे होती हैं या वो ऐसे होती हैं। तो अगर ऐसे होंगी तो ये पूरा के पूरा OH ग्रुप जाएगा और उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आएगा। तो ये जो एसिडिटी वाली रिएक्शंस हैं ये सब के सब OH बॉन्ड को तोड़ने वाली रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी तक डिस्कस करेंगे ये सब के सब OH बॉन्ड को तोड़ने वाली है। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पर आपका RCOH है, RCOH में RCO O और H है, तो जो सोडियम है ना, सोडियम वो यहाँ से ऐसे जाएगा मारेगा, और RCO माइनस ये अलग हो जाएगा और Na प्लस अलग हो जाएगा। चूँकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 आ गया। यहाँ से H निकलेगा, एक और H निकलेगा, इस तरीके से ये आपका अब बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका एसिड है। और यही पैटर्न है आपका कि ये आपका Na प्लस, ये आपका OH माइनस, और ये आपका माइनस, ये आपका प्लस। तो इस प्लस की जगह पर ये आ जाएगा, इस माइनस, यानी कि ये यहाँ पर, यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका H2O बन जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं ये कैसे क्या हो रहा है, ये वाली रिएक्शन कैसे हो रही है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये जो RCOH है ना, तो यहाँ बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला ना। किसी भी बेस के साथ हमेशा, चाहे कोई बेस हो और चाहे कोई एसिड हो, रात में 11 बजे जब वीडियो बनता है ना तो फिर इस तरीके की सुस्ती आ जाती है, क्योंकि मुझे 11 बजे तक सोने की आदत है और मैं रात में 11 बजे तक वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह से आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि मैं थोड़ा सा नींद की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके इस वीडियो को कंप्लीट करके रहूँगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करके रहूँगा। ये आपका है यहाँ पर O और H, और इसको आप देखिए यहाँ से आप NaHCO3 यानी Na प्लस और HCO3 माइनस। अब Na प्लस HCO3 माइनस, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ये बन गया RCO माइनस H प्लस। अब ये देखिएगा ज़रा H प्लस, इसकी जगह पे कौन चला जाएगा, इसकी जगह पे चला जाएगा ये, और ये H प्लस किसे मिल जाएगा, ये H प्लस मिल जाएगा HCO3 माइनस को, और HCO3 माइनस यानी कि बनेगा क्या, H2CO3, और ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। ठीक है ना। सवाल उठा कि ये जो आपका एसिड होता है, ये एसिड वाटर के साथ डिसोशिएट होकर और रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेता है। इसीलिए वाटर में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटा बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपका चूँकि यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर अपना बहुत ज़्यादा शो करता है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब इसका एसिड में, अगर एसिड में उसका सॉल्ट जितना स्टेबल होता है, यानी कि उसका बेस जितना स्टेबल होता है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा, याद रखिएगा हमेशा।
देखिए ये जो एसिड की, जैसे कोई भी एसिड है, जैसे मान लीजिए ये एसिड है और हम इसको तोड़ते हैं और ये बन जाता है ये। तो अगर तुम इसकी एसिडिटी की बात करना चाहते हो, एसिडिटी की बात करना चाहते हो, तो एसिडिटी ऑफ, और देखना चाहते हो कि एसिडिटी किससे कितनी ज़्यादा है, तो वो तुम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेटाइन, तो इसकी बात हम करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेटाइन देख लो आप। जिन रीज़न से कार्बोक्सिलेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझ लेना उन रीज़न से एसिडिटी बढ़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एसिड आपका वाटर में जा रहा है, तो H+ दे रहा है, ये H+ देगा, ये H+ इसके पास चला जाएगा और ये H3O+ में चला जाएगा। अब बचेगा कौन? बचेगा RCO-। RCO- में बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और बहुत हाईली स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वाटर के अंदर ये बहुत ही अच्छा एसिडिक, बहुत अच्छा एसिड काम करेगा, बहुत अच्छे एसिड की तरह काम करेगा। ओके, हम सब जानते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है ना। पाई कॉमा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, इस तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पे पाई कॉमा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर पाई कॉमा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, जिस पाई कॉमा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर ये चीज़ ऐसे डेवलप हो रही है। थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है। फॉर द एबव रिएक्शन, जो यहाँ पर देखिए के इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, वो के इक्विलिब्रियम आपका ये सब मिल रहा है, सब के बारे में आप जानते ही हो। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, छोटी सी बात बताऊंगा मैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Kv के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Pk, और वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा Pk बड़ा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जितना कम Pk होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। स्मॉलर द Pk स्ट्रॉन्गर द एसिड। देखिए इस रिलेशन से मैंने आपको, स्मॉलर द Pk स्ट्रॉन्गर द एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वैल्यू Pk की वैल्यू लेस देन 1 होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड की Pk की वैल्यू लेस देन 1 होती है। द एसिड्स विद Pk वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 आर कंसिडर टू बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड शुड बी 5 to 15 एंड एक्सट्रीमली वीक एसिड हैव मोर देन 15। बहुत ही अच्छा पॉइंट। Pk अगर आपका 1 है, लेस देन 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 to 5 है तो मॉडरेट एसिड है, 5 to 15 है तो वीक एसिड है, 15 के ऊपर है बेटा तो वेरी वेरी वीक एसिड है, यानी फीवली एनर्ज्ड है, फीवली एनर्ज्ड है। बहुत ज़बरदस्त। Pk पर बहुत अच्छा हमारा वैल्यूज़, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 1 to 5 के बीच में होगा तो मॉडरेट स्ट्रॉन्ग होगा, 5 to 15 के बीच में होगा तो आपका वीक होगा, और एक्सट्रीमली वीक तब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन मिनरल एसिड्स, बट दे आर स्ट्रॉन्गर, यानी कि ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एल्कोहल से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिनॉल से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि एल्कोहल का यानी कि इथेनॉल का जो Pk होता है वो 16 के करीब है, और फिनॉल का Pk आपका 10 के करीब है। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अमंग्स द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यू हैव स्टडीड सो फार।
और इसके बारे में आपने अभी देखा, यू नो वाई, कि फिनॉल्स आर मोस्ट एसिडिक देन अल्कोहल. हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल कैन बी अंडरस्टूड इजीली. द कंजुगेट बेस ऑफ द कार्बो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझा. ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका फिनॉल है और ये अल्कोहल है. सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स. द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जितना जिसका माइनस आई बढ़ता चला जाएगा, देखो जितना माइनस आई बढ़ता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी. फिनॉल से ज़्यादा आई, आई से ज़्यादा बी आर, बी आर से ज़्यादा सी एल, सी एल से ज़्यादा एफ, एफ से ज़्यादा सी एन, सी एन से ज़्यादा एन ओ टू, एन ओ टू से ज़्यादा सी एफ थ्री. सी एफ थ्री का जो आपका है सबसे ज़्यादा सी एफ थ्री अगर है तो सी एफ थ्री का आपका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है. यानी कि जो एसिडिटी होती है वो ग्रुप की माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जो माइनस आई ग्रुप होता है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये आपका ग्रुप को ज़्यादा एसिडिक बना देता है. देखिए ये आपका ज़्यादा एसिडिक है, फिर CCl3 उससे ज़्यादा कम एसिडिक होगा, फिर उससे एक और Cl कम कर दो, फिर NO2 अगर देख लगा दो, फिर CN उससे लगा दो. ये सब छोटे होते चले जा रहे हैं, फिर सबसे ज़्यादा इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इसी तरीके से इसको अरेंज करते चले जाओगे. और जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितनी डिस्टेंस यानी कि जितना दूर लगा दोगे तो माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा गड़बड़ कर जाएगा. यानी कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा डिस्टेंस कर जाएगा ठीक है. डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द ग्रुप सच एज फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए डायरेक्ट अटैचमेंट ये तो हो गया माइनस आई ग्रुप का. अब डायरेक्ट अटैचमेंट टू द फिनाइल और विनाइल. डायरेक्ट अटैचमेंट मतलब लाइक फिनाइल में होता है, विनाइल में होता है. हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है ना, कार्बोक्सिलेटाइन स्टेबलाइज हो जाता है. तो जैसे अगर ये विनाइलिक कार्बन है, आपको बताया था कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है. अब विनाइलिक कार्बन है ये इसमें है, अगर ये तुम निकालोगे ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा तो ये माइनस आपका ऐसे करके ऐसे स्टेबलाइज हो जाएगा. हाँ, या फिर यूं करके यूं स्टेबलाइज हो जाएगा. पाई कॉमा पाई कॉन्जुगेशन. pi comma pi conjugation, the presence of electron withdrawing group on the phenyl aromatic acid and increases the
देयर एसिडिटी वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी। ठीक है, जो प्लस आई ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं, जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं। Formation of anhydride. What do you mean by the formation of anhydride? Let's discuss about formation of anhydride. What do you mean by anhydride? मान लीजिए ये है एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी का निकल जाना, यानी कि एक से तो देखिए ओ एच जाएगा और एक से एच जाए। तो इस तरीके से पानी निकल गया एनहाइड्राइड मतलब पानी का निकल जाना। तो इस तरीके से आपका ये बन गया RCO, ओ बीच में आ गया, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड बन गया। सेम मिला लो तो सेम बन जाएंगे, डिफरेंट मिला लो तो डिफरेंट उसके बन जाएंगे। ये तो इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मिलाते हो। जैसे आपने अगर सेम मिला लिया वाटर का निकलना एनहाइड्राइड बनाता है बेटा। तो वाटर का कौन निकालेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड्स H2SO4 और विद P2O5 गिव करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। वो तो P2O5 यानी कि ये आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, बोथ आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट कर देते हैं, एस्टरिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए एस्टरिफिकेशन में क्या होता है बेटा? एस्टरिफिकेशन में एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अब देखिए ये आपका है क्या, एस्टरिफिकेशन में आपके एक बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, एक आपका प्लस R ग्रुप दिया हुआ है, ठीक, एक आपका माइनस R ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ pK आपका 4.46 है, ये 4.19 है और ये 3 यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हुआ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हुआ अगर, तो एस्टरिफिकेशन तो आप देखिए आराम से करा ही सकते हो इन सबका। तो एसिड सबसे अच्छा ये हुआ। एस्टरिफिकेशन में होता क्या है कि जो एसिड होते हैं उनका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट जाएगा, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया। फाइनली आपका ये सारी की सारी रिएक्शंस O डबल बॉन्ड O पे, तो ये जो O है ना, ये वाला O है, अपना वाला O है। यस, दिस इज कॉल्ड ईस्टर। तो इस तरह से ईस्टरिफिकेशन बन जाता है। अब देखो ईस्टर, अब ईस्टरिफिकेशन का ऑर्डर देखा जाए तो एस्टरिफिकेशन के जितना जल्दी एसिड बनेगा ये निकलेगा, एसिडिक जो जितना ज़्यादा होगा
वो उतना जल्दी एस्टर बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्गर एसिड इजियर मेक ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन का ऑर्डर ये हो गया, ये वाला। इनको अगर तीनों को आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे ना तो तीनों ही ऐसे इससे एच निकल कर उसकी जगह पे आर लग जाएगा और इस तरीके से सबके सब ईस्टर बन जाएंगे। लेकिन सबसे तेज़ी के साथ ईस्टरिफिकेशन होगा तो वो यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा और उसके बाद यहाँ होगा। तो ये थी सबके सब रिएक्शंस जो कि O और H बॉन्ड पर बेस्ड थी। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का, कि CO बॉन्ड से अगर इस CO बॉन्ड PCl5 या SOCl2 बॉन्ड, इससे आपका क्या बनेगा। देखिए इससे क्या बनेगा, लेट्स सी। ये आपकी जो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, हाँ, तो ये बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे पीछे ऊपर नीचे सब दे दिया है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर सब दे दिया है। उन सबको छोड़ दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर सब दे दिया, उन सबका छोड़ दो भाई। ईस्टरिफिकेशन की पूरी मैकेनिज्म हम दे चुके हैं आपको, सब दे चुके हैं, सब बता चुके हैं। देखिए सब उल्टा पुल्टा दे दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। यहाँ पर ये रिएक्शन विद अमोनिया को इन्होंने दिया है और एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है इसके साथ। तो बेसिकली वो जो PCl5 के साथ रिएक्ट करा रहे थे, PCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे थे, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे थे, वो ये वाली रिएक्शंस थी। और वो ये वाली रिएक्शन जो है वो यहाँ नीचे दी गई हैं, रिडक्शन और नीचे दिया गया है। तो थोड़ा सा ये सीक्वेंस यहाँ पे बिगड़ गया है NCERT का। ये बेसिकली PCl5 है, तो PCl5 जो बनाएगा वो यहाँ से ये वाला OH निकलेगा और RCOCl बनाएगा। यहाँ से OH निकलेगा और ये RCOCl बनाएगा, OH निकलेगा और ये RCOCl बनाएगा बेटा, SOCO2 निकालेगा और Cl2 निकालेगा। फिर रिएक्शन विद अमोनिया की बात आ रही थी। रिएक्शन विद अमोनिया की बात अगर हम करें तो रिएक्शन विद अमोनिया की बात करें, देखो अमाइड बनेगा। फिर बेटा होगा क्या, NH3 से ये H प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका CH3CO NH4 माइनस ये प्लस, ये ऐसा पूरा बन गया। अब हीटअप करोगे तो क्या होगा, हीटअप करोगे तो तुम्हें मिलेगा एसिटामाइड, यानी वाटर निकलेगा। यानी कि अगर जब तुम्हारा ये है भाई, ये है यहाँ से आपको पानी निकल जाएगा। अगर आप टिप करोगे तो पानी निकल जाएगा, तो 2 ऐसे निकल जाएंगे, ये निकल जाएगा, तो बनेगा आपका CH3CO NH2। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका एसिटामाइड। अगर अमोनिया निकल गई तो फिर तो वही वैसे ही बन गया ना, बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ पर भी होगा।
ये आपका CO है, H प्लस NH3 क्या करेगा, इस पे आएगा तो क्या बनेगा, इसको तो छुआ नहीं उसने। अब क्या होगा, अब हीट अप कर दो, हीटिंग करने से क्या निकलेगा, हीटिंग करने से यहाँ पे पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या बचेगा फिर, तो कुछ सोचने की समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका पानी निकल गया भाई, और ये कह रहा है आपका बेंजोनाइट। इसके आगे रिएक्शन है हमारी, देखिए बिल्कुल, अगर आप अमोनिया की 2 चीज़ों को ले लेते हैं तो वैसे ही आपका थैलामाइड बन जाएगा। हाँ ठीक है, उसमें क्या मसला है, ये तो सिंपल सी बात है भाई। आप अगर इसको लोगे तो ये भी, ये वाला भी आपका, ऑब्वियसली अगर इधर भी अमोनिया जाएगा, इधर भी अमोनिया जाएगा, तो ये तो आपका फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो CO माइनस NH4 प्लस, सही है, CO माइनस NH4 प्लस। हीटअप करोगे तो क्या होगा, हीटअप करोगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, यहां क्या बनेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो ये भी साइक्लिक थैलामाइड बन जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो तो देखो, तो ये आपका NH2 और एक NH3 निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर, CONH2 CONH2। इस तरीके से आपका ये साइक्लिक थैलामाइड बन जाएगा, साइक्लिक थैलामाइड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ऐसा हो जाएगा, CONH2 आपका CONH2 से बेटा निकल जाएगा और इस तरीके से एमोनिया निकलेगी, है ना। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH, बिल्कुल सही। अगला हम डिस्कशन करेंगे कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH, लेकिन रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH जो दिया है ना, उसके दिया हुआ है यहाँ पर वो कुछ और, यहाँ पर जो दिया है वो रिडक्शन वाला दिया हुआ है। जो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर जो दिया है इसमें पूरी बुक में ही थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पर जो दिया है वो बेसिकली उसका दिया है, उसका डिकार्बोक्सिलेशन का ये दिया है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन का एग्जांपल दिया है हुआ है, तो ये यहाँ पर है ही नहीं। तो ये क्या है, तो ये तो आपका ये वाला क्या है, सबके सब, ये सबके सब तो रिडक्शन है। यानी एसिड का रिडक्शन किस किस से हो सकता है, तो एसिड का रिडक्शन अल्कोहल में होता है, किस किस से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या B2H6 से, लेकिन बाद में हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है। ये तो आपका रिडक्शन के हो गए। अब डिकार्बोक्सिलेशन की बात करो। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है पूरे पूरे COH यानी कि पूरे पूरे CO2 का निकल जाना। तो अगर सोडियम सॉल्ट, ये पूरा डिस्कशन मैं हाइड्रोकार्बन के बनाने में, एल्केन के बनाने में दे चुका हूँ, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का, कि आपका NaOH और CH सोडा लाइम किस रेशो में मिलता है, ये आपका 3:1 के रेशो में मिलता है, RH बनता है, पूरा CO निकल जाता है। ये पूरा की पूरा हम लोग हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन में देख चुके हैं, हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में भी इसकी बहुत सारी रिएक्शन देख चुके हैं, ये बात भी सही है। हाँ, इसी की रिएक्शंस की कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में भी देख चुके हैं हम, सोडियम की, इसकी सॉल्ट की रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमने ये सब देखा था, डिकार्बोक्सिलेशन।
बिल्कुल याद आया आपको। एक बार आप बेटा हाइड्रोकार्बन के वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें कि मैंने कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस का जिक्र किया था, 11th में हमने पढ़ा था। चलिए सब्स्टिट्यूशन, ये आपके बड़ी काम की चीज़ है। ये जो रिएक्शन है अगली नेक्स्ट रिएक्शन बड़े काम की चीज़ है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए ये आपका ये है RCH2COH है। अब ये ग्रुप लग गया, ग्रुप लगने के बाद पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा गामा गामा डेल्टा सब है ही है। तो अगर रेड फास्फोरस और X2 की प्रेजेंस में आप ऐसा कराते हो और बाद में हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये जो अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन का एक H हट जाता है और उसकी जगह पर X लग जाता है। ये जो अल्फा कार्बन है इसकी जगह पर आपका X लग जाता है, यानी हेलोजन लग जाता है और ये हट जाता है। इसे कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स, इसे कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स। और इसका नाम है हेल-बोलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HBZ। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है हेल-बोलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर रिंग सब्स्टिट्यूशन दे दिया लेकिन दिया इसका है, तो ये थोड़ा सा आपका आगे पीछे वो हो गया है, वो कुछ से आप परेशान ना हो। यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हेलोजिनेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज शॉर्ट फॉर्म में से HBZ रिएक्शन कहते हैं और ये किसी एसिड के अल्फा कार्बन पर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करा देता है। दिस इज कॉल्ड हेल-बोलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल-बोलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर हम एरोमेटिक बेंजीन की बात करें तो वहाँ पर रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हो सकता है। देखिए तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका बेंजीन है, ये जो आपका ये है, ये तो बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग -R-I ग्रुप है ना। तो अगर रिंग पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल को तो ऑर्थो और पैरा पे ले आएगा, क्योंकि जो -R-I ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ऑर्थो और पैरा पे लाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक को मेटा पे लाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आकर जुड़ने वाला कौन है। जैसे कि नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो इससे तो जुड़ने वाला आपका NO2+ है, ये कहाँ आना चाहेगा, ये आना चाहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये डेंसिटी कम करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी कम करेंगे, लेकिन यहाँ पर वही रहेगी। तो यहाँ NO2 आपका मेटा के पोजीशन, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये मेटा डायरेक्टिंग होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए -R-I ग्रुप आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बिल्कुल वही केस बेटा सामने है, द सेम फेज, क्योंकि यहाँ से भी तुम्हें ब्रोमिनेशन के थ्रू क्या मिलेगा, Br+ मिलेगा। अब ये कहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले जैसी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से और ऑर्थो से और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है। तो फिर मेटा पे ही ऑब्वियसली फिर मेटा पे ही आना चाहेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। इस तरीके से ये मेटा पर आएगा। ठीक है, यस। नाउ राइट डाउन यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो यार कोई लिमिट ही नहीं है इनकी एसिड की, सबसे ज़्यादा तो लेकिन वही यूज़ होते हैं। लेकिन इनकी जो डेरिवेटिव्स हैं, ईस्टर्स हैं, और ईस्टर्स हैं आपके हेक्सेन डाइओक्सिक एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए, सब पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए। इन अंडरलाइन पॉइंट्स में से क्वेश्चन बहुत आता है कि नायलॉन 66 से किससे बना है। ईस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, यस, इसको भी लिख लीजिए। ये अगला पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आर यूज्ड इन परफ्यूमरी। सोडियम बेंजोइड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, हायर फैटी एसिड यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड, बहुत काम का है बेटा, बहुत काम के हैं सारे जो पॉइंट्स। हो सकता है इनमें से कुछ भी डिस्कस कर ले आपके साथ, कोई भी बात पूछ ले बेटा। ये आपका जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ये जो लास्ट लेक्चर था इसको मैं कंप्लीट कर रहा था, और हम लोग एक बार इसकी मेमोरी देख सकते हैं पूरी की पूरी, फिर आप लोग एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा जैसा भी हो। पूरा की पूरा लाइन टू लाइन NCERT है। ज़रा समझिएगा इस बात को कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आज हमने ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 99.9% ख़त्म कर ली।